हाँ ठीक, वोट कट रहा है मतलब उनका भी। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुँचे थे? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था खत्म हो गया था। ठीक, देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि लगभग 600 BC से लेकर के 200, 300 या 400 AD तक, मान लीजिए लगभग 300 या 400 AD तक, यहाँ पे कई सारी चीज़ें पैरेलली घटित हो रही थी भारत में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले धार्मिक व्यवस्था में बदलाव। ठीक, धार्मिक व्यवस्था में मुख्य रूप से हमने बौद्ध जैन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव, कई सारे अलग अलग वंश आ रहे थे। ठीक, और राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहला वंश हमने कौन सा देखा था? हर्यक वंश, जो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो वंश जिसकी जानकारी मिलती है, एक है हर्यक वंश। इसके बाद में शिशुनाग वंश, नेक्स्ट अगला था नंद वंश, और इसके बाद में मौर्य वंश। ठीक, ये जो इतने मौर्य वंश तक के मिलते हैं, इसको हम सामान्य रूप से एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। और इसके बाद में लगभग 3-4 छोटे छोटे वंश हमको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हम एक अलग सा शब्द यूज करते हैं किताबों में आपको ये मिलेगा, मौर्योत्तर काल, है ना। एक शब्द मिलेगा यहाँ पे, मौर्योत्तर काल। और इस मौर्योत्तर काल के बाद में गुप्त और फिर गुप्तोत्तर काल शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इसी राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर 600 से लगभग 300-400 AD तक का जो समय है, इसमें हमने लगभग मौर्य साम्राज्य तक का चीज़ कवर कर लिया है। इसके बाद में मौर्योत्तर काल के बारे में देखना है। और यहीं पे एक और घटना घटित हो रही थी, मैंने बताया था, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण अब एग्जाम के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो धार्मिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था में मौर्य वंश, यहाँ तक की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदेशी आक्रमण में लगभग 2 विदेशी आक्रमण है जिनके बारे में ज़्यादा करके पूछा जाता है, हिंद यवन आक्रमण और एक है ग्रीक आक्रमण। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इनको क्योंकि हम एक सीक्वेंस में स्टडी कर रहे हैं, तो मौर्योत्तर काल के बारे में भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जहाँ जहाँ से कुछ राजा हो गए, कोई छोटे मोटे वंश हो गए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, मौर्योत्तर काल। स्ट्रक्चर समझ में आ गया हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं? ये 600 से लगभग 300 BC तक का समय है, सॉरी 300 AD तक का। सबसे पहला अगर देखा जाए तो नंद वंश के टाइम पे शुरू हो गया था, महापद्म नंद के टाइम पे। हाँ, ईरानी आक्रमण हुआ था एक, दारा प्रथम, डेरियस प्रथम, उनके वंशज थे सबसे पहले आक्रमणकारी भारत में। लेकिन हम सिकंदर को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक जो चीज़ बताया था हिस्ट्री पढ़ने के बारे में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टडी। तो हॉरिजॉन्टल स्टडी में क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमें एक टाइम स्लॉट डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि 600, फिर 599, फिर 598। हर एक वर्ष में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ घटित हो रहा है, इसको हमें सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वर्टिकल स्टडी में क्या है, धार्मिक मामले जितने भी हैं सीक्वेंस वाइज आपने पढ़ लिए, राजनीतिक व्यवस्था में जितनी भी चीज़ें हैं लगभग 200-300-400 साल की, ये कंप्लीट कर लिए, और उस बीच में जितने भी आक्रमण हुए इसको एक अलग सेक्शन में पढ़ लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ने के हिसाब से वर्टिकल स्टडी ज़्यादा फ्रूटफुल है। हॉरिजॉन्टल स्टडी बहुत मतलब आपको हर एक साल का या हर एक 10 साल का या हर एक 50 साल का इस तरीके से सेक्शन डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में सबसे पहला वंश है, और अगर सीक्वेंस में बात करें तो मौर्य काल के बाद आने वाला अगला वंश है शुंग वंश। शुंग वंश थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिएगा। देखिए, वैदिक काल तक किस चीज़ का डोमिनेंस था ज़्यादा, मतलब
वेदों में संबंधित जो बातें थी, मतलब ब्राह्मण या क्षत्रिय धर्म का ज़्यादा वर्चस्व हो रहा था, ठीक है, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में। उसके बाद आया आपका 600 से लगभग 300-400 बीसी तक का समय, जहाँ पे हाँ बौद्ध जैन के मान्यताओं वाले राजाओं का ज़्यादा वर्चस्व स्थापित हो गया था। इसके बाद में वापस से ब्राह्मण धर्म की तरफ रुझान बढ़ने लगा था, और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट कुछ राजा निकल करके आते हैं जो कि कट्टर ब्राह्मणवादी थे, मतलब ये बौद्ध जैन को भी उखाड़ फेंकना चाहते थे। उसी सीक्वेंस में सबसे पहला वंश आया शुंग वंश। इसमें सबसे पहले राजा का नाम लिखिएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था, लगभग किसी भी दूसरे धर्म की उपस्थिति को ठीक नहीं समझ रहा था ये। पुष्यमित्र शुंग, ठीक, वापस से वेदों की सत्ता स्थापित करना चाहता था, पुरोहितों की, क्षत्रियों की सत्ता स्थापित करना चाहता था, वापस से वर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाहता था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, जो उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ की हत्या करके मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की स्थापना किया। मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। इस चीज को आप चाहें तो मौर्य वाले चैप्टर में नोट करके सबसे लास्ट में ऐड कर लीजिएगा, इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य जहां पे खत्म किया होगा आपने, उसी में लास्ट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक। जनरली हमने कहां तक पढ़ा था मौर्य वंश में? अशोक के बारे तक पढ़ा था। उसके बाद में कई छोटे छोटे शासक आए, इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन उस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी राजधानी विदिशा में थी। इनकी राजधानी विदिशा में थी। विदिशा में थी, हाँ, विदिशा में थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसे मगध में ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है। इसे मगध में ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है। ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके समय में पतंजलि, इनके समय में पतंजलि प्रमुख पुरोहित थे। इनके समय में पतंजलि प्रमुख पुरोहित थे, जिनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ जिनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया गया। अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया गया। नेक्स्ट पॉइंट,
कुछ किताबें हैं जो इस टाइम पे लिखी गई हैं, मतलब शुंग वंश के टाइम पे, जिनसे इनकी जानकारी मिलती है, इस वंश के क्रोनोलॉजी की जानकारी मिलती है कि किसके बाद कौन सा राजा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस वंश की जानकारी, इस वंश की जानकारी, इस वंश की जानकारी, फिर नेक्स्ट 9 से बुक्स के नाम और उनके राइटर के नाम लिखिएगा। इस वंश की जानकारी हर्षचरित, पहली किताब है हर्षचरित। किसकी किताब है ये? बाणभट्ट। हर्षचरित, बाणभट्ट, बाणभट्ट राइटर हैं, किताब का नाम है हर्षचरित। नेक्स्ट महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। और नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र, इसके लेखक कौन है? कालिदास। ये 3 प्रमुख स्रोत हैं जिससे इस वंश की या इस टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है। ठीक है, तीनों किताबें इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये जो पतंजलि योग से संबंधित वाला भी है क्या? हाँ, असल में ये व्याकरणाचार्य हैं मुख्य रूप से, पतंजलि व्याकरणाचार्य हैं। ठीक है, संस्कृत का व्याकरण इनके नाम से प्रसिद्ध है, पतंजलि के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट इनके समय में सांची के स्तूप में, सांची के स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली आपने एक फैक्ट याद कर लिया कि ये जो पुष्यमित्र शुंग था कट्टर ब्राह्मणवादी था, मतलब दूसरे धर्मों से संबंधित जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, जितने भी सिंबल्स थे, उनको डिमोलिश कर रहा था, खत्म कर रहा था। ठीक है, उनको नष्ट कर रहा था। तो इसने बौद्ध धर्म के कई सारे स्तूपों को नष्ट किया था, लेकिन पता नहीं उसकी क्या मर्जी हुई या इच्छा हुई, उसने 2 अच्छे काम किए थे बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों के संबंधित के बारे में। ठीक है, पहला लिखिएगा, सांची के स्तूप, पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप में लकड़ी की खिड़कियों के स्थान पर पत्थर के खिड़कियां लगवाए, पत्थर के खिड़कियां लगवाए, लकड़ी के खिड़कियों के स्थान पर पत्थर के खिड़कियां लगवाए। तथा भारहूत के बौद्ध स्तूप तथा भारहूत के बौद्ध स्तूप, भारहूत के बौद्ध स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया, भारहूत के बौद्ध स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक, मतलब उसका पुनर्निर्माण, कुछ टूट फूट हो गया था, कुछ चीज़ें चेंज करनी थी, रिकंस्ट्रक्शन करना था, वो सब काम करवाया, रिनोवेशन करवाया। अच्छा, जीर्णोद्धार, बाकी लोग ऐसे ही लिखे थे जीर्णोद्धार। हाँ, भारहूत कहाँ पर है? बिहार में। ठीक, भारहूत बिहार में है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है बिहार में ही है। भारहूत के बौद्ध स्तूप, और सांची वाला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सांची के बौद्ध स्तूप में लकड़ी की खिड़कियों की जगह पे पत्थर की खिड़कियां लगवाई, और भारहूत के बौद्ध स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है,
इस वंश का जो पहला महत्वपूर्ण शासक था पुष्यमित्र शुंग, इसके बारे में इतने महत्वपूर्ण बातें थी। नेक्स्ट अगले शासक का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट है अग्निमित्र। अग्निमित्र अग्निमित्र ये थोड़ा अय्याश टाइप का राजा था, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर फैमिली में बहुत अच्छा सब कुछ वेल सेटल्ड मिल जाए तो मतलब अपने प्रोग्रेस पे सेल्फ कह सकते हैं कि बेटरमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वैसे टाइप का राजा था। इसका एक प्रेम प्रसंग भी चल रहा था जिसको आपने यहाँ पे लिखा है मालविका अग्निमित्र, ठीक है। मालविका नाम की एक राजकुमारी थी, इसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और लगभग अपने राजकाज को छोड़ के वहीं डूबा रहता था। इसके वजह से ये सबसे कमजोर शासक या एक इस वंश का एक कमजोर शासक भी सिद्ध हुआ, ठीक है। इसके बारे में लिखिएगा। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र, पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप पहले ही लिख चुके हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। अब एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि किनका अफेयर चल रहा था, बस ये पूछेगा अग्निमित्र के लेखक या रचनाकार कौन है, किसने लिखा था मालविका अग्निमित्र, कालिदास, ठीक। लिख पाए, कंप्लीट हुआ ये चीज। क्या चीज लास्ट वाला कहाँ तक लिखे हो? राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अगला शासक है वसुमित्र। वसुमित्र इसके बारे में बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वसुमित्र के बारे में। इसने, ठीक, ये अभी क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस में ही चल रहा है। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र, उसके बाद में उसका पुत्र वसुमित्र, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज है, उसको लिखिएगा। इसने यूनानी सेनापति मिनांडर को पराजित किया था। ठीक, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर 5 स्टार वाला कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके हिसाब से ये सिर्फ 1 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। लेस प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। मिनांडर को पराजित किया था, ठीक। नेक्स्ट अगले राजा का नाम भागवत मित्र। वसुमित्र के बाद अगला शासक है भागवत मित्र। ठीक, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक गरुड़ स्तंभ कह सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। गरुड़ स्तंभ, हाँ, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। जनरली ये विष्णु या वैष्णव धर्म से संबंधित है। भगवान विष्णु को समर्पित ये स्तंभ होता है, गरुड़ स्तंभ, ठीक है। इसके बारे में लिख लीजिएगा। भागवत मित्र में पहला पॉइंट लिखिएगा। इसके काल में हेलियोडोरस ने ठीक, सब विदेशी कह सकते हैं कि भ्रमण करता है, घूमने फिरने वाले, या कोई किसी का सेनापति है, कोई किसी का राजदूत है, इस टाइप के
हेलियोडोरस ने, इसके शासनकाल में हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करके, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करके भागवत धर्म अपनाया था, भागवत धर्म अपनाया था। और जनरली इस गरुड़ स्तंभ के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर, अब वर्तमान में कहाँ पर स्थापित है, ये है विदिशा में। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी? विदिशा। ये गरुड़ स्तंभ कहाँ पे स्थापित है? विदिशा में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इस वंश का पहला इंपॉर्टेंट शासक कौन था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के बाद में अग्निमित्र, ठीक, अग्निमित्र के बाद में वसुमित्र, उसके बाद में भागवत मित्र। पुष्यमित्र इस वंश का पहला शासक था। ठीक है, किसको हराया था इसने? वृहदरथ को हरा करके इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में मालविकाग्निमित्र फेमस है। किसके, इसके लेखक कौन थे? कालिदास। इसके बाद में नेक्स्ट शासक हुए वसुमित्र, मीनांडर को हराया था। और इसके बाद में अगला शासक हुए भागवत मित्र। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था, ये इसके टाइम पे भारत आया था। इन्होंने इन्हीं के प्रांगण में, इन्हीं के जो स्पेस दिया था इनको, वहाँ पे गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया और स्वयं भागवत धर्म को अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, इस वंश में क्रोनोलॉजी में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन इस वंश के अंतिम शासक का नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। इस, हाँ, ये एक राजदूत था, यूनानी राजदूत। ठीक, नेक्स्ट देवभूति, सबसे लास्ट है देवभूति। और हुए होंगे इसके बीच में, पर हमारे लिए सबसे लास्ट है देवभूति। देवभूति इस वंश का 10वां और अंतिम शासक, इस वंश का 10वां और अंतिम शासक, इस वंश का 10वां और अंतिम शासक। ठीक, इसके बाद में अगला कण्व वंश शुरू हो जाता है, लेकिन उसको नोट करने से पहले इस पूरे वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, मिसलेनियस टाइप के फैक्ट्स हैं, सभी राजाओं से संबंधित है या किसी भी राजा से संबंधित नहीं है, ऐसे पॉइंट्स हैं, नोट करके इनको ऐड कर लीजिएगा। इस काल में सर्वाधिक प्राचीन स्मृति या स्मृति ग्रंथ, इस काल में सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? जो बुद्धिज्म फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये शब्द सुना है आपने? हाँ, मनुस्मृति। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूँ, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले इसको हर साल जलाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं इसको जलाते हैं। ठीक है, हाँ, अंबेडकर जी ने जलाया था। और इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेकर गया था। मतलब ये मानता है कि डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव या वर्ण व्यवस्था या ऊंच नीच वाला जो सिस्टम है वो ठीक है, उसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए इन्होंने। ठीक, इसमें समस्या ये भी है कि मनुस्मृति में एक ही अपराध के लिए ब्राह्मणों के लिए अलग दंड है और शूद्रों के लिए अलग दंड है। मतलब वर्ण के हिसाब से दंड की व्यवस्था की गई है। अगर ब्राह्मण व्यक्ति एक चोरी करे और शूद्र व्यक्ति चोरी करे तो उनको हो सकता है शूद्र को मृत्युदंड दे दे और ब्राह्मण को बरी कर दिया जाए, ऐसा भी व्यवस्था था उसमें मनुस्मृति में। ठीक है, इसको अंबेडकरवादी या बौद्ध धर्म से संबंधित जो लोग हैं हर साल इसकी आहुति देते हैं। 25 दिसंबर को शायद इसको जलाते हैं ये लोग, मनुस्मृति को। ठीक है, लिखिएगा इसके बारे में। इस समय सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। इस समय सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, मनुस्मृति विधवा पुनर्विवाह को भी प्रतिबंधित करता है।
मनुस्मृति विधवा पुनर्विवाह को भी प्रतिबंधित करता है। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इस काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। इस काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात है, मतलब अगर वैदिक समाज को आगे बढ़ा रहे हैं या वेदों से संबंधित चीज़ें ज़्यादा फॉलो की जा रही हैं तो संस्कृत भाषा का आगे बढ़ना लाजमी है फिर। ठीक है, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट वंश का नाम लिखिएगा, कर्ण वंश। वैसे इसको स्किप कर दें तो भी कोई समस्या नहीं है, पर क्रोनोलॉजी मेंटेन करने के लिए किसके बाद कौन सा वंश आया था, बस 1-2 पॉइंट है इसके बारे में लिख लीजिए। कर्ण वंश, ठीक, ये मौर्य काल से चल रहा है या मौर्योत्तर काल चल रहा है? मौर्योत्तर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल में सबसे पहला वंश कौन सा देखा हमने? शुंग वंश, शुंग वंश, और उसके बाद में कर्ण वंश। हाँ, बीसी में ही चल रहा है अभी, शुंग वंश, इसके बाद में कर्ण वंश। चाहे तो यहीं पे कर्ण वंश के साथ में लिख लीजिएगा 75 बीसी से 27 बीसी, 73 से 27, 73 से 27। और शुंग वंश वाले में, शुंग वंश में लिख लीजिएगा 185 से 73, 185 से 73। ये समय काल आपको याद रखने की, इस पर एफर्ट लगा के अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, मतलब बहुत रेयरली पूछा जाता है, उसके चक्कर में आप एक डेट याद रखेंगे तो बेनिफिशियल नहीं है। समय के साथ रिवीजन करते करते जो सीक्वेंस याद हो गया तो हो गया, उतना सफिशिएंट है आपके लिए, पीएससी या व्यापम के लिए। ठीक, कर्ण वंश में लिखिएगा, इस वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ठीक है, इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। और जनरली क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहा है, उसी क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार बढ़ाने के लिए ये लड़ाई चल रही है, इसीलिए वासुदेव ने किसकी हत्या की होगी? लास्ट शासक कौन था पिछले वंश में? देवभूति। ठीक है, उसकी हत्या करके ये शासक बन गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के अंतिम शासक इसमें ज्यादा शासक हुए भी नहीं थे। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मन थे, सुशर्मन थे। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मन थे। ठीक, कर्ण वंश के बाद में नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ठीक, इसमें सबसे पहला एक राजा का नाम और उसके बारे में लिखिएगा, सिमुक। सबसे पहला है सिमुक। वैसे यही एकमात्र राजा है जो इंपॉर्टेंट है इस वंश में, सिमुक, सातवाहन वंश का संस्थापक। अच्छा, इसने किसकी हत्या की होगी? यहाँ पे लास्ट शासक कौन बचा था? सुशर्मन। ठीक है, तो अब जनरली जो क्षेत्राधिकार चलते जा रहा है उसमें लास्ट राजा की हत्या करके कोई नया राजवंश स्थापित हो रहा है। सिमुक ने यहाँ पे सुशर्मन की हत्या करके नया वंश स्थापित किया था। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इस वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक सिमुक, इस वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मन की हत्या करके सुशर्मन की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया, अपना राज्य स्थापित किया। सिमुक ने
सुशर्मन की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया। इनकी इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनकी राजधानी, सिर्फ इस तरीके से लिख लीजिएगा राजधानी, और डैश करके लिखिएगा इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान, या पैठन भी बोलते हैं उसको। कहाँ पर है ये पैठन? महाराष्ट्र साइड। हाँ, प्रतिष्ठान या पैठन। इस नाम से कोई साड़ी का वैरायटी भी आता है क्या? पैठन साड़ी या पैठनी साड़ी, इस तरीके से कोई पैठन साड़ी करके है क्या कुछ, है ना? पैठन महाराष्ट्र वाले रीजन में है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसने वैदिक धर्म को अपनाया, इसने वैदिक धर्म को अपनाया और सीसे के सिक्के जारी किए। शीशा नहीं है ना, सीसा है, ग्लास वाला शीशा नहीं है, धातु है। सीसे के सिक्के जारी किए। इस वंश से संबंधित जानकारी, इस वंश से संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ के किरारी से भी प्राप्त होती है। इस वंश से संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ के किरारी से भी प्राप्त होती है। ठीक, सिमुक के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश में, शातकर्णी प्रथम। इस नाम से कोई मूवी भी देखे हो आप? साउथ इंडियन मूवी है शायद, शातकर्णी के नाम से, शातकर्णी प्रथम। इसमें लिखिएगा, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ, दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ। दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी करवाया था। ठीक, शातकर्णी के बाद में अगला इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश का, हाल। हाल ठीक, इसके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा, इनकी प्रसिद्ध रचना, इनकी प्रसिद्ध रचना गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। इनकी एक प्रमुख रचना थी गाथा सप्तशती, काव्य खंड था, मतलब पद्य फॉर्म में लिखा गया है गाथा सप्तशती। बस इसका नाम याद रखना है, गाथा सप्तशती। इसके लेखक कौन है? हाल, गाथा सप्तशती हाल। ठीक, और मालविकाग्निमित्र कालिदास। ठीक, इनकी रचना गाथा सप्तशती और प्राकृत भाषा में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इनके काल में श्रीलंका तक साम्राज्य विस्तार किया गया। इनके काल में श्रीलंका तक साम्राज्य विस्तार किया गया। श्रीलंका तक साम्राज्य विस्तार किया गया।
ठीक, बाद में वैसे वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। पहले क्या करते थे, हरा लिए, हराने के बाद 2-3 ऑप्शन होते थे हारने वाले राजा के पास, या तो सरेंडर करके उनको पूरा सत्ता सौंप दे, या तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी पुत्री सौंप दे और अपने सत्ता पर बने रहे। तो इसके टाइम में मतलब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, मतलब श्रीलंका के जो राजा थे अपनी पुत्री का विवाह यहाँ पे कर दिया और खुद सत्ता पर वहाँ बने रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, इनके दरबारी कवि अब उस लाइन के बाद में 1-2 रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट, इसको बस लिखते चलिएगा। इनके दरबारी कवि, पहला है गुणाढ़। इनके दरबारी कवि गुणाढ़, और इनकी रचना है बृहत कथा। एक अलग से रचना है ना बृहत कथा मंजरी, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बृहत कथा एक अलग रचना है जिसके लेखक गुणाढ़ हैं। बृहत कथा लेखक गुणाढ़। नेक्स्ट, शर्ववर्मन। शर्ववर्मन, इनकी रचना है कातंत्र। और लास्ट में ना यहीं पे आप नोट करके जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है उसको भी ऐड कर लो। एक तो हमने पढ़ा बृहत कथा, और एक और मतलब बुक है, इसका नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी। इसके लेखक हैं क्षेमेंद्र। ठीक, बृहत कथा गुणाढ़ और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, कातंत्र शर्ववर्मन। ठीक, ये कुछ प्रमुख रचनाकार थे हाल के समय में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है गौतमीपुत्र शातकर्णी। गौतमीपुत्र शातकर्णी, गौतमीपुत्र शातकर्णी। ठीक, और ये जो गौतमीपुत्र शब्द है ये जनरली आपको समझ में आ रहा है, इनकी माता का नाम गौतमी रहा होगा और इन्होंने अपने नाम के साथ में उनका नाम भी ऐड किया, अपनी माता का नाम भी ऐड किया, गौतमीपुत्र शातकर्णी। इससे थोड़ा सा हमको ये समझ में आता है कि हो सकता है ये मातृसत्तात्मक या माताओं को या फीमेल्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी देता हो अपनी सोसाइटी में। मातृसत्तात्मक परिवार था, समाज था कह सकते हैं, पर अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती थी वो पुरुषों के हाथ में होती थी। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा। इनकी जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इनकी जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इनकी जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने पश्चिम का स्वामी, कुछ उपाधियां हैं, ठीक है, इन्होंने पश्चिम का स्वामी, ठीक, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, पश्चिम का स्वामी। इन्होंने पश्चिम का स्वामी कॉमा इन्होंने त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, ठीक, पहली उपाधि थी पश्चिम का स्वामी, दूसरी उपाधि है ये त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, मतलब है 3 समुद्रों का पानी पिया हुआ। ठीक, मतलब तीनों तरफ ये लड़ाई करके अपना क्षेत्र विस्तार कर चुके थे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक।
त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि धारण की। इन्होंने पश्चिम का स्वामी कौमा त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। इन्हें एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है? उसके समान कोई और दूसरा नाम, हाँ, एक ही हो। एक ही हो, वन पीस। अद्वितीय भी कहा जाता है। इन्हें एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा वंश लगभग वैदिक सभ्यता को ही मान रहा था, ब्राह्मण वंश का ही वर्चस्व था। ठीक है, बौद्ध, जैन या बाकी दूसरी परंपराओं को लगभग समाप्त करने पर तुले हुए थे। इस वजह से इसको एकमात्र या अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा अगले शासक का नाम लिख लीजिएगा इसके बाद में। गौतमी पुत्र शातकर्णी के बाद में नेक्स्ट अगले राजा हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी या पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इसकी जानकारी अमरावती अभिलेख से प्राप्त होती है। इसकी जानकारी अमरावती अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अमरावती अभिलेख से प्राप्त होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, इनकी उपाधि अमरावती अभिलेख से प्राप्त होती है। और इसके बाद में इसकी उपाधि दक्षिणापथ स्वामी और दक्षिणापथेश्वर। इनकी उपाधि दक्षिणापथ स्वामी और दक्षिणापथेश्वर है। इनकी उपाधि दक्षिणापथ स्वामी और दक्षिणापथेश्वर है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सातवाहन के टाइम का वैसे मैप नहीं है, ये मौर्यन एम्पायर का मैप है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको एरिया डिफाइन करने के लिए हेल्प मिलेगा। ठीक, एक राजा है रुद्रदामन, इन्होंने इसको हराया था और इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये जो हम सातवाहन वंश पढ़ रहे हैं ये किस एरिया पे विस्तारित है? ये पूरे दक्षिण की तरफ। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? दक्षिणापथेश्वर या दक्षिण का स्वामी। और इसी वंश के ये जो राजा थे, इनको यहाँ पे एक वंश स्थापित था, यहाँ से एक राजा आए थे। इस वंश के बारे में, इस राजा के बारे में आगे पढ़ेंगे। इन्होंने इसको हराया था। इस राजा के बारे में, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है रुद्रदामन। ठीक, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ कहाँ पे है? इसी गुजरात वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो रुद्रदामन था किस एरिया का राजा था? इस गुजरात वाले एरिया में एक अलग सा वंश था, यहीं से एक राजा निकला रुद्रदामन, और उसने इस वंश को हराया था, इस वंश के इस राजा को हराया था। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है कई बार, इसको लिखिएगा।
जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन द्वारा पुलुमावी को पराजित करने की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन द्वारा पुलुमावी को पराजित करने की जानकारी मिलती है। और फिर से वही सिस्टम है, जैसे ही कोई राजा किसकी हरा दिया है, उसके बाद में चाहे तो मैत्री संबंध स्थापित कर ले या फिर विवाह संबंध स्थापित कर ले, तो यहाँ पे रुद्रदामन की पुत्री के साथ में इनका विवाह हो जाता है बाद में। ठीक है, ठीक, हारे हुए दामाद से अपनी पुत्री को विवाह करके दे दिए इनका। ठीक है, लिखिएगा। बाद में इनका विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हो गया। बाद में इनका विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हो गया। ठीक, तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को किसने हराया था? रुद्रदामन ने। ठीक है, रुद्रदामन वर्तमान किस क्षेत्र का शासक था? गुजरात साइड का। अब इस एरिया में किस वंश का शासक था ये आगे देखेंगे, लेकिन आगे एक वंश आपको पढ़ना है, शक शासन। ठीक है, शक वंश, वहां पे ये मतलब ये गुजरात वाले रीजन में शक वंश स्थापित था, वहीं से निकला था रुद्रदामन। ठीक है, नेक्स्ट राजा का नाम लिखिएगा, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। यह इस वंश का अंतिम शासक था। यह इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक, अब नेक्स्ट में इस वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट करके ऐड कर लीजिएगा। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन के फॉर्म में है। ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा, इस वंश ने, किसकी बात हो रही है? सातवाहन वंश की। इस वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ किया। इस वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ किया। ठीक है, जाहिर सी बात है, कट्टर ब्राह्मणवादी अगर राजा है तो उनको ज़्यादा संरक्षण देगा। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ किया। इस वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ किया। ठीक, और ये जो भूमि दी जाती थी ब्राह्मणों को, इसके लिए एक विशेष टेक्निकल शब्द है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि इतिहास में हमने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं ना, जैसे कि पणी, किसको बोलते हैं? पणी, व्यापारी को। ऐसे ही इतिहास में आपको बहुत सारे विषय, मतलब उस समय विशेष संबंधित शब्द मिलेंगे जो कि जिनके बारे में पूछा जाता है कि ये विशेष शब्द किससे संबंधित है। इसके बारे में यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अग्रहार। अग्रहार, ब्राह्मणों को ये जो भूमि दी जाती थी इसे ही अग्रहार कहते थे, इसके लिए अग्रहार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रहेगा, अग्रहार क्या चीज है? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। और एक सामान्य प्रश्न है, वैसे आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे कि इन सभी वंशों में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं या पीछे पढ़ चुके हैं, इनमें से मातृसत्तात्मक वंश कौन सा था? इसी के बारे में एक है जिसके बारे में किसी राजा के साथ में उनकी माता का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मातृसत्तात्मक में सातवाहन वंश। ठीक, चलिए नेक्स्ट वंश का नाम लिखिए, हेडिंग डाल दीजिएगा, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश। सातवाहन वंश कब से कब तक था? 27 BC से 240 AD तक। ठीक है, अगर वहां पे नोट नहीं कर पाए थे तो नोट कर लीजिएगा, 27 BC से 240 AD ईस्वी। ठीक, और वाकाटक वंश में लिखिएगा
क्रम में थोड़ा सा समय भिन्न, मतलब समय में वहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि गैप क्रिएट हो गया है। 240 शुरू होना था लेकिन यहाँ पे है 255। ठीक, 255 से 550 एडी या ईस्वी। किसी को कोई समस्या हो रहा है क्या बीसी या एडी, इसमें कोई डाउट? 255 से 550 एडी, वाकाटक वंश 255 से 550 एडी या ईस्वी। दो 255 से 550 ईस्वी। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा। इस वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति, इस वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। विंध्य शक्ति थे। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी राजधानी पुरिका, इनकी राजधानी पुरिका, या इसी को बाद में बरार नाम दिया गया था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है जिसको बरार कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के समय में इसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, पुरिका या बरार। ठीक, और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वंश के बारे में, अजंता की गुफाएं इसी वंश से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं इसी वंश से संबंधित हैं। ठीक, जनरली ये भी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को, वैष्णव ब्राह्मण टाइप के लोग थे ये भी, वाकाटक वंश वाले। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वाकाटक वंश के बाद में चेदी वंश। चेदी वंश, चेदी वंश कलिंग या उड़ीसा वाले एरिया में ये विस्तृत थे। ठीक है, लिखिएगा चेदी वंश। ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिएगा कलिंग क्षेत्र, कलिंग क्षेत्र। ठीक, इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक ये शब्द आपने लूसेंट वगैरह या कोई भी हिस्ट्री की किताब पढ़ते समय पढ़ा होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्योंकि उड़ीसा तरफ हाथियों की ज़्यादा बहुलता थी, उसी नाम से एक शब्द है यहाँ पे, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख ये शब्द भी बड़ा फेमस है, और इसके लेखक कौन है, किसके समय में लिखा गया था? खारवेल। ठीक है, ये शब्द एकदम वन लाइनर के तौर पे आपको रटा रहता है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इस तरीके से। ठीक, लिखिएगा इसमें सबसे पहला, इस वंश का प्रमुख शासक, इस वंश का प्रमुख शासक खारवेल, इस वंश का प्रमुख शासक खारवेल था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पीएससी का प्रश्न है। चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? खारवेल। इस वंश के प्रमुख शासक खारवेल, जो कि जैन धर्म का संरक्षक था, जो कि जैन धर्म का संरक्षक था, जो कि जैन धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश की जानकारी, इस वंश की जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस वंश की जानकारी खारवेल के
हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है? ठीक, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। कलिंग का है ना ये, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है। ठीक है, ये जो थे प्रमुख राजवंश थे मौर्योत्तर काल में। अब मुझे सीक्वेंस बताते चलना, शुरुआत से हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो मौर्य वंश में हमने 4 प्रमुख राजवंश के बारे में देखा था। सॉरी, मौर्य वंश ना कहें कि वैदिक काल के जस्ट बाद में जो वंश शुरू हुए थे, जिसको हम प्री मौर्यन ईरा कह सकते हैं, या सॉरी मौर्योत्तर काल के पहले तक का जो समय था, कौन कौन से थे? हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। कई बार कोई एक वंश इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है जिसके नाम पर उस पूरे टाइम पीरियड को एक अलग सेक्शन में बांट दिया जाता है। मतलब यहाँ पे मौर्य वंश इतना ज़्यादा डोमिनेंट हुआ कि इसको एक नया टाइम स्केल बना दिया गया, मौर्य वंश के पहले का समय और मौर्य वंश के बाद का समय, है ना। जैसे कि 2019-20 का समय भारत के इतिहास में अब क्या कहा जाएगा? कोरोना से पहले का समय और कोरोना के बाद का समय। कोई एक ऐसा टाइम होता है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है पूरी हिस्ट्री में। वैसा ही मौर्य काल था। मौर्य काल के पहले हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश, और इसके बाद में मौर्योत्तर काल में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले शुंग वंश, इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद में अगला वंश कौन सा था? कण्व वंश। ठीक, अगला वंश कौन सा था? सातवाहन वंश। इसके संस्थापक कौन है सातवाहन वंश के? सिमुक। ठीक, और महत्वपूर्ण 2-3 अगर नाम पूछा जाए तो शातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र शातकर्णी, और वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। ठीक, हाल हो गया, हाल तो एक मैं कह सकते हैं कि उस सीक्वेंस में था, पर महत्वपूर्ण में वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी और आपका सिमुक हो गया। इसके अलावा गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये 2-3 है। इसके बाद में सातवाहन वंश के बाद में लास्ट कौन सा पढ़ा हमने? चेदी वंश, सॉरी वाकाटक वंश। वाकाटक वंश और लास्ट में चेदी वंश। ठीक है, मौर्योत्तर काल में ये सीक्वेंस याद रखिएगा: शुंग, कण्व, सातवाहन, वाकाटक और चेदी वंश। इसमें से सातवाहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल तक यहाँ पे ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में सातवाहन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, पर कंपेरेटिवली बाकी की तुलना में सातवाहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये थे हमारे मौर्य काल से मतलब वैदिक युगीन सभ्यताएं खत्म होने के बाद में 600 BC के बाद से लेकर के चेदी वंश तक का समय। ठीक, वाकाटक वंश कब लास्ट हुआ था? 550 AD। ठीक है, 550 AD। ठीक, तो ये 600 BC से लेकर के मौर्य काल या फिर हर्यक वंश की शुरुआत से लेकर के अभी वर्तमान 550 AD तक का एक पूरा राजनीतिक क्रम व्यवस्था हमने देख लिया। ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ हमको देखना है वो है विदेशी आक्रमण के बारे में। ठीक, ये जो टाइम स्केल है, इसी में हमने सबसे पहले क्या देखा था? धार्मिक परिवर्तन। सेकंड हमने कंप्लीट किया राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन में हर्यक वंश से लेकर के लास्ट चेदी वंश तक का, और उसके बाद में हमको देखना है विदेशी आक्रमण। ठीक है, लेकिन विदेशी आक्रमण से पहले इस पूरे जितने भी वंश हमने पढ़े हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं। इसको 4-5 पॉइंट है, इसको ऐड कर लीजिएगा। कुछ तो आपको पता ही है, जो पता है बताते चलिएगा। अशोक के अभिलेखों को लिखना शुरू मत करना। अभी अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख 1 लाइनर फैक्ट के तौर पे है, याद नहीं है तो लिख लीजिएगा इसको। भारत के बाहर का सबसे प्राचीन अभिलेख, भारत के बाहर भारतीय राजाओं द्वारा स्थापित किया गया सबसे प्राचीन अभिलेख। भारत के बाहर सबसे प्राचीन अभिलेख ये शब्द आपने जनरली पढ़ा ही है, बोगासकोई।
लूसेंट वगैरह में या किसी भी हिस्ट्री की किताब में ये शब्द आपको मिल जाता है, बोगासकोई अभिलेख। हाँ, भारत के बाहर सबसे प्राचीन अभिलेख बोगासकोई अभिलेख या बोगसकोई अभिलेख। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध या जैन? सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, ठीक है, बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न दोनों में है, अलग अलग हैं। बौद्ध धर्म में क्या है त्रिरत्न में? वेरी गुड, बुद्ध धम्म संघ। और जैन दर्शन में त्रिरत्न? सम्यक ज्ञान, दर्शन और सम्यक चरित्र, ठीक। आगम यह शब्द किस रिलीजियन से संबंधित है? आगम, हाँ, आपने एक शब्द लिखा होगा, एक स्टेटमेंट लिखा होगा, जैन साहित्यों को आगम भी कहा जाता है, लिखा है आपने, ठीक है, पीछे रिवीजन करेंगे मिल जाएगा। जैन साहित्यों को आगम भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय पशु, सबसे प्रिय पशु सिंधु सभ्यता? कुत्ता? नहीं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस ज़्यादा था उसका। ये भी आपने किसी न किसी किताब में पढ़ा होगा, कुबड़ वाला सांड, है ना, कुबड़ वाला सांड। एक तो था ये कुबड़ वाला सांड धार्मिक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक और उसका पशु का नाम आपने पढ़ा है, एक सिंग वाला, क्या बोलते हैं उसको? यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न, वो भी इंपॉर्टेंट था। सिक्कों पे उसको अगर जिस सिक्के पर, जिस सील पर उसका साइन रहता था यूनिकॉर्न का, वो बहुत इंपॉर्टेंट या वीआईपी लोगों के लिए दिया जाता था यूनिकॉर्न वाला कॉइन, ठीक है। तो धार्मिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट था कुबड़ा वाला सांड, ठीक। और उसके बाद में जैसे वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुआ तो गाय प्रमुख हो गया, और उत्तर वैदिक काल में घोड़े की प्रमुखता शुरू हो गई, ठीक। बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीति पढ़ा था ना हमने, किसके समय में आयोजित हुआ था? राजा, चारों राजाओं का नाम क्रम से बता दो। अजात शत्रु, फिर आप बताओ। बौद्ध संगीति ये शब्द पढ़े हैं कहीं पे? पढ़े हैं? क्या है संगीति, मतलब क्या होता है? घर वाले जो बोलते हैं अच्छी संगति बुरी संगति, ऐसा वाला है क्या संगीति? उसकी संगति में मत रहो, बुरा आदमी है, बुरी संगति में मत रहना। चलो बताते चलो। बौद्ध संगीति ये पढ़े थे, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? किससे? बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? जैन धर्म से, वेरी गुड। फर्स्ट संगीति कौन सी थी? किसके शासनकाल में हुआ था? एक राजा का नाम बता दो। अजात शत्रु। फिर सेकंड बौद्ध संगीति जो कि जैन धर्म से संबंधित है, बताओ। ऐसा कुछ शब्द पढ़े थे, कनिष्क, एक शब्द पढ़े थे कहीं पे, अशोक, है ना। देखो पलटो, कौन सा किसके समय में हुआ था? मिला? जैन धर्म में नहीं मिलेगा ना, बौद्ध धर्म। कहाँ पे खोज रहे हो? बौद्ध में, ठीक है। बौद्ध धर्म में देखो, बौद्ध संगीति के नाम से लिखा होगा आपने, 4 बौद्ध संगीति।
चलिए बाकी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। भारत में विदेशी आक्रमण आप खोज लीजिए पहले कहाँ पे है। बाकी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में विदेशी आक्रमण। जल्दी खोजो, सब आपका वेट कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता के टाइम पे एक सिंह वाला सिंबॉलिक उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कॉइन्स में उसको ज़्यादा यूज़ करते थे। एक सिंगी पशु, एक यूनिकॉर्न बोलते थे उसको। हाँ, सबसे प्रिय पशु जो कि धार्मिक दृष्टि से था कुबड़ वाला सांड। जनरली उसको ना पशुपति से मतलब हाँ जोड़ते थे, जो कि शिव जी से संबंधित था। मिला आपको बौद्ध धर्म? जैन धर्म से संबंधित है क्या चीज़? संगीति जैन से संबंधित है। कितने संगीति हैं? प्रथम जैन संगीति मैंने क्या लिखा था? बौद्ध संगीति। हाँ, कितने संगीति हैं बौद्ध में? कितने संगीति हुए थे? 4 5 4 है ना? ठीक। कौन कौन है राजा? प्रथम वाले में अजातशत्रु, सेकंड में कालाशोक, फिर अशोक, और लास्ट वाले में कनिष्क। पहला वाला कब हुआ था बौद्ध संगीति? कब हुआ है? 483। सही है? चलो ठीक है। चलिए सबसे पहला विदेशी आक्रमण में हेडिंग डाल दीजिएगा। पहला हेडिंग डाल दीजिएगा पारसी या ईरानी आक्रमण। पारसी या ईरानी आक्रमण। पारसी या ईरानी आक्रमण। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको। वर्ल्ड मैप में कई बार हम रिवीजन कर चुके हैं। भारत के हिसाब से अगर देखें तो इस तरफ पाकिस्तान शुरू हो जाता है, फिर अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और इराक। ये जो पारसी आक्रमणकारी हैं कहाँ से संबंधित हैं? ईरान से संबंधित है ना, लिखा हुआ है ईरानी आक्रमणकारी। ठीक है, ईरान से आए थे ईरानी आक्रमणकारी, या जिसको पारसी भी कहते हैं हम लोग। ठीक, इसमें लिखिएगा हखमनी वंश के शासक हखमनी वंश के शासक कुरुश। हखमनी वंश के शासक कुरुश ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। हाँ, सेकंड इसी के बाद आया था डेरियस, इसका वंशज था। मैंने कहा था कि ईरानी आक्रमण सबसे पहला था, इसके बाद में यूनानी या ग्रीस की तरफ से आक्रमण होगा और सिकंदर का। ठीक है, ये जो कुरुश था ये पहला आक्रमणकारी था, मतलब पहुंच भी नहीं पाया था भारत तक, उससे पहले ही हार गया था।
ठीक, कुरुश भारत पे प्रथम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद डेरियस, इसके बाद डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, या कहीं कहीं पे ये आपको दारय बाहु या कहीं पे दायर बाहु भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके चक्कर में सिर मत खपाइएगा। इसका नाम क्या था बस याद रखिएगा, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। किस वंश से संबंधित था? हकमनी वंश का राजा था। और किस क्षेत्र से, वर्तमान किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ईरान के तरफ से आए थे ये लोग। ठीक है, ईरान में उस समय हकमनी वंश था। हकमनी वंश का पहला शासक था या एक इंपॉर्टेंट शासक था कुरुश। इसने पहले भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद में इसके जो अन्य वंशज थे, जिसमें डेरियस प्रथम प्रमुख है, इसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। इसके पश्चात डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। इस वंश का कंट्रीब्यूशन क्या है भारत के इतिहास में, वही एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा थोड़ा सा जो तकनीकी शब्द है इसके लिए, ये शब्द किस चीज़ से संबंधित है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछता है इतिहास में। सिग्लोई, ये सिग्लोई क्या है? चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के को ही सिग्लोई कहा जा रहा है। सिग्लोई, ग है ग, सिग्लोई। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के ब्रैकेट में सिग्लोई चलाए। जो भारत में प्रचलित प्रथम सिक्के थे, जो भारत में प्रचलित प्रथम सिक्के थे, जो भारत में प्रचलित प्रथम सिक्के थे। और ये जो पूरा आक्रमण था, इसका बस एक टाइम फ्रेम, मोटा मोटा टाइम फ्रेम, अलग अलग राजाओं का टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो टाइम फ्रेम है उसको लिख लीजिएगा। 558 से 486 BC, 558 से 486 BC। इसी समय कुरुश हो गया था, डेरियस हो गए, और इसके जो वंशज थे वो सभी शामिल हैं। 558 से लेकर के 486, ठीक, 558 से लेकर के 486 BC। ठीक है, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ईरानी आक्रमण में डेरियस प्रथम, नाम में प्रथम है लेकिन आक्रमण के क्रम में देखा जाए तो द्वितीय, सेकंड नंबर पे आक्रमण किया था। पहला आक्रमण कुरुश ने हार गया था या बहुत सफल नहीं हो पाया था। डेरियस प्रथम ये कुछ मात्रा में सफल हुआ था। दारा प्रथम, ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? दायर बाहु या दायर बाहु। और इनके समय में जो चलाए गए सिक्के थे, चांदी के जो सिक्के थे, इसको क्या कहा जाता है? और सिग्लोई, चांदी के सिक्के, इसका नाम है सिग्लोई। ठीक है, और यहीं से भारत में सिक्का की परंपरा प्रारंभ होती है, सिक्के चलाने की परंपरा प्रारंभ होती है। ठीक, नेक्स्ट जो अगले आक्रमणकारी हैं उसको हम जानते हैं किस नाम से? यूनानी आक्रमणकारी। सेकंड लिखिएगा, यूनानी आक्रमणकारी या यूनानी आक्रमण। पहले थे पारसी ईरान की तरफ से, उसके बाद में है यूनान, उस टाइम का ग्रीस, या वर्तमान का ग्रीस, उस टाइम का यूनान। ठीक, ग्रीस वर्तमान में किस कॉन्टिनेंट से संबंधित है? यूरोप से संबंधित है। ठीक है, इसमें लिखिएगा सबसे पहला जो राजा का नाम है सिकंदर। सिकंदर, सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण 300। हाँ, वैसे उसका नाम अलेक्जेंडर था।
सिकंदर का आक्रमण, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 326 ईसा पूर्व, सिकंदर का आक्रमण, ब्रैकेट में 326 BC। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो पहला लाइन आपने लिखा ना कि किस समय आक्रमण हुआ था, स्पेसिफिक ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, 326 BC। ठीक, इसके बारे में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा, यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक था। यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक था। प्रथम यूनानी शासक। प्रथम आक्रमणकारी बोला जाए तो, प्रथम आक्रमणकारी वंश बोला जाए तो हखमनी वंश। प्रथम आक्रमणकारी साम्राज्य बोला जाए तो कौन सा साम्राज्य था? पारसी, या क्या नाम था उसका एक और? ईरानी साम्राज्य। ठीक है, ईरान की तरफ से पहला आक्रमण हुआ था। पहला आक्रमणकारी बोला जाए तो कुरुश, और भारत पर द्वितीय आक्रमणकारी सिकंदर, और प्रथम ग्रीक आक्रमण या यवन आक्रमणकारी बोला जाए तो, सॉरी, यूनानी आक्रमणकारी बोला जाए तो सिकंदर। ठीक, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी आक्रमणकारी था या यूनानी शासक था। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, यह हिंदू कुश पर्वत से खैबर दर्रा पार करके भारत में आया। यह हिंदू कुश पर्वत से खैबर दर्रा पार करके भारत आया। खैबर दर्रा कहाँ पे है? हमने हिमालय के इस तरीके का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद, मध्य, लघु, सॉरी बृहद, लघु, फिर शिवालिक। ये जो शिवालिक की जो श्रेणियां हैं, ये आगे चल करके ना आगे इस तरफ मर्ज हो जाती हैं ये तीनों, और यहीं से एक पर्वत श्रेणी, इसका पश्चिम की तरफ विस्तार है, इसको कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत। और इसी में ही एक जगह जो दर्रा है, गैप है, इसका नाम है क्या? खैबर दर्रा। ठीक, यहाँ पे पाकिस्तान में एक जगह का नाम कई बार न्यूज़ में रहता है, खैबर पख्तूनवा करके, है ना, ये वही दर्रा है, वही जगह है, खैबर दर्रा। ठीक, इसमें लिखिएगा, खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किया, खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किया, और इस समय भारत में घनानंद का शासन था। इस समय भारत कहने का मतलब है उस समय जो मुख्य रूप से जो मगध साम्राज्य था, हाँ, उसके बारे में बात हो रही है। इस समय भारत में घनानंद का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके सेनापति, हाँ, मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ एरिया था, सॉरी यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे पूरा मगध साम्राज्य स्थापित हो गया था घनानंद के टाइम तक। ठीक, और पोरस का साम्राज्य कहाँ पे था? ये वाला अगर पॉइंट हम ले लें, कश्मीर वाला है ना, तो इस तरफ कश्मीर के इस तरफ गांधार वाले एरिया में एक शासक था आपका अंबी। ठीक, और यहीं पे जो पाकिस्तान और भारत का बीच का जो एरिया, पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे जो शासक था यहाँ पे इसका नाम था पोरस। ठीक है, तो मुख्य रूप से उसको ये पूरा भारत विजय की दृष्टि से आया था, और भारत में जो प्रमुख शासक था उस टाइम पे यहाँ पे कौन था? घनानंद। इसलिए कह रहे हैं, हाँ, एक सीक्वेंस के हिसाब से देखो कि कौन कौन सा शासक था इस समय पे, तो अंबी भी शासक था, पोरस भी शासक था, और यहाँ पे घनानंद भी शासक था। ठीक है, इसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस थे। अब ये स्पेलिंग कहीं कहीं पे किसी किताब में अलग मिल सकता है, निर्याकस की जगह नियारकस भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको मिल जाए, मैं फिलहाल यहाँ पे निर्याकस लिख दे रहा हूँ। इसके सेनापति में पहला कौन था? सेल्यूकस निकेटर, दूसरा था निर्याकस। सेल्यूकस निकेटर इसका स्थल सेनापति था, और ये जो निर्याकस था ये जल सेना का सेनापति था। ठीक है, एक भारत का अगर मैप में देखें तो अच्छे से समझ में आएगा।
हाँ, जल मार्ग से भी अपनी एक सेना की टुकड़ी लेकर के चला था। ठीक, इसका जो एक सेना था ना जल मार्ग से, वो गुजरात वाले तट तक, गुजरात और ये महाराष्ट्र के तट तक पहुंच चुका था। इसका सेनापति कौन था? निर्याकस। ठीक, और इस तरफ पाकिस्तान से होकर के खैबर दर्रे से होकर के ये अपने एक और सेनापति के साथ भारत में एंटर किया था। इसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। लेकिन भारत में पहुंचने से पहले, ये पंजाब वाला एरिया हो गया, ये पंजाब का उस टाइम का मेजॉरिटी ऑफ जो पंजाब था, जो अभी भी पाकिस्तान की तरफ चला गया है, पाकिस्तान के हिस्से में है। इस समय यहाँ का राजा कौन था? पोरस। और इस तरफ यहाँ पे एक शासक था आम्बी। ठीक है, तो पहले तो आम्बी से इन्होंने युद्ध करना चाहा, लेकिन वो पहले ही अधीनता स्वीकार कर लिया, युद्ध नहीं करना पड़ा उसको। उसके बाद में आम्बी का सेना और सिकंदर का सेना और साथ ही सेल्यूकस निकेटर, ये सब मिल करके आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? पंजाब वाले एरिया में। यहाँ पे पोरस से उनका सामना होता है। पोरस बहुत बहादुरी से इनका सामना करता है, हालांकि लास्ट में हार जाता है। और उसके बाद में दोनों जो है वो मित्र बन जाते हैं जब हार जाता है। और उसके बाद में एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि जो पोरस था, हारने के बाद में उसको पूछता है आपका सिकंदर कि आपके साथ किस तरीका का व्यवहार किया जाए। तो बोलता है एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा करता है वैसा ही व्यवहार किया जाए। उसकी बहादुरी से खुश होकर के सिकंदर ने उसको उसका साम्राज्य वापस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आम्बी, यहाँ पे पोरस, और ये वाला पूरा एरिया किसके कब्जे में था उस टाइम पे? मगध साम्राज्य घनानंद के कब्जे में था। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते आपको ये भी पता है कि ये पूरा पंजाब वाला एरिया जो है कितनी नदियों से घिरा हुआ है? 5 नदियों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी तक क्रॉस कर चुके थे। व्यास के पास आते आते इसकी सेनाएं परेशान हो चुकी थी। इनको ये भी नहीं पता था ना कि कितने नदियां और क्रॉस करने पड़ेगी। तो सेनाएं थक चुकी थी, घोड़े नदियां पार नहीं कर पा रहे थे, राशन खत्म होने लगा था। इसमें जो सेनाएं थी लगभग 15 वर्षों से विश्व विजय पर निकली हुई थी, तो सभी को अपने घर जाने की याद आ रही थी। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे अब अपने राजा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको वापस जाना है। और उसके बाद में सिकंदर ने ये पूरा एरिया किसके भरोसे छोड़ दिया? सेल्यूकस निकेटर। कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर के साथ ये वापस चला गया था, लेकिन बेबीलोन में जब एक जगह रुके हुए थे ये लोग, वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। फिर सेल्यूकस निकेटर वापस आता है भारत की तरफ। ठीक, जो बची खुची सेना थी उसके साथ में उतनी फोर्स लेकर के भारत में वापस आक्रमण करता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यवन या यूनानी आक्रमण में ये सेकेंड टाइम आक्रमण हो रहा था। पहला आक्रमण सिकंदर के टाइम पे, दूसरा वापस से सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। ठीक, सेल्यूकस निकेटर जब यहाँ पे आता है तो प्रॉपर इनका युद्ध होता है, जबकि यहाँ पे उस टाइम तक शासन बदल चुका होता है। किसका शासन आ गया रहता है उस टाइम तक? चंद्रगुप्त मौर्य का। पहले किसका शासन था? घनानंद का। अब चंद्रगुप्त से उसको लड़ना पड़ता है और अल्टीमेटली जब उसकी हार हो जाती है फिर मैत्री संबंध विवाह के रूप में। ठीक, इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इस समय तक्षशिला का शासक आम्बी, तक्षशिला का शासक आम्बी और पंजाब क्षेत्र का शासक पोरस था। पंजाब क्षेत्र का शासक पोरस था। इस समय तक्षशिला का शासक आम्बी और पंजाब क्षेत्र का शासक पोरस था। जो काम की चीज़ है, जो एग्जाम के हिसाब से, वो नेक्स्ट पॉइंट में है। इस समय पोरस और इसके बीच में जो युद्ध हुआ था उसको किस युद्ध के नाम से जानते हैं? हाइडेस्पीस युद्ध के नाम से जानते हैं। लिखिएगा, पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध को, पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, हाइडेस्पीस का युद्ध। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हाइडेस्पीस का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस। पोरस कहाँ का शासक था? पंजाब वाले क्षेत्र का। आम्बी कहाँ पे था? तक्षशिला। आम्बी ने युद्ध लड़ा था या समर्पण कर दिया? पहले ही समर्पण कर दिया था। पोरस से उसका युद्ध हुआ था आम्बी की सेना के साथ में।
हाइडेस्पीस ना, ये उस टाइम के जो नदियाँ थी उसको, ये सिंधु नदी को ना ये हाइडेस्पीस नदी के नाम से मतलब कहते थे यवन वाले लोग। सॉरी हाँ, वितस्ता नदी को हाइडेस्पीस के नाम से जानते थे। कौन? झेलम का पुराना नाम था वितस्ता, और वितस्ता को ही ये लोग जो आक्रमणकारी थे, कौन से आक्रमणकारी थे? ग्रीक वाले, ठीक। ये लोग हाइडेस्पीस कहते थे, इसी नाम से उसके किनारे जो युद्ध हुआ था उसको हाइडेस्पीस का युद्ध कहा गया, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और पॉइंट है, इसको लिखिएगा। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज है, हिस्ट्री के हिसाब से एग्जाम में नहीं आएगा, हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है। पोरस एकमात्र ऐसा राजा था जिससे सिकंदर ने मित्रता की थी, बाकी सबको निपटा चुका था। पोरस एकमात्र ऐसा राजा था जिससे सिकंदर ने मित्रता की थी, जिसको अपना मित्र समझ के उसने उसका साम्राज्य लौटा दिया था। मारा नहीं था, वो तो आत्मसमर्पण कर दिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा साम्राज्य ले लीजिए, इस तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया पहले ही, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, 323 बीसी में वापस लौटते समय बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, बाकी बैकग्राउंड वाली स्टोरी बहुत सारी है जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जितनी स्टोरी याद रह जाए अच्छा है, नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिकंदर, पोरस, आम्भी, ये सब की स्टोरी एग्जाम में एकदम स्टोरी के फॉर्म में तो नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। चलिए आज इतना रखते हैं, बाकी 1-2 आक्रमणकारी हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।